हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। अब हम कल के वीडियो के पश्चात कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण शुरू कर रहे हैं। वैसे इससे पहले के उदाहरण जो हम पढ़ा चुके हैं, आज हम पढ़ाएंगे उदाहरण नंबर 5। तो इससे पहले के सभी उदाहरण पढ़ा चुके हैं। तो उदाहरण क्या है? संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अंक शून्य पर समाप्त कब होगा। जैसे कोई संख्या लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इन सभी में अंक क्या आ रहा है? लास्ट का 0। और अंक 0 पर समाप्त तभी होता है जब वो 5 से पूर्णतः भाज्य होती है। तो इसमें देखो हम क्या लिख रहे हैं। यदि किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाती है तो वह 5 से विभाज्य होगी। किसी भी अंक को देख लो, यदि मतलब किसी भी संख्या में आखिरी अंक 0 है तो वह 5 से विभाज्य होगी ही होगी। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 4 के टुकड़े कीजिए। 4 के अगर आप टुकड़े करते हो तो 4 को 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 लिख सकते हो। 4 को 2 की घात 2। अच्छा, घात पर घात हो तो घात का घात से गुणा हो जाता है। ये बात याद रखेंगे आप। ये कक्षा नंबर 9 में सीखा है हमने कि घात पर घात आ जाए तो घात का घात से गुणा हो जाता है। इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ रही है। देखिए यहाँ केवल 2 आ रही है, 2 ही आ सकती है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता। तो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमने आपको जब यूक्लिड की विभाजन प्रमेय जहां सिखाई थी उसी में आप देखेंगे कि वहां सबसे लास्ट में हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी समझाई हुई है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं होगा। तो हम मेन सबसे बात क्या थी कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 5 है तो वो शून्य पर समाप्त होगी, और अगर 5 नहीं है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो बिल्कुल इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये तो उदाहरण नंबर 5 है, वो है क्वेश्चन नंबर 5 किसका? इसी 1.2 का। तो वो अभी इस में सबसे लास्ट में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके बाद है उदाहरण नंबर 6 और 20 का HCF LCM अभाज्य गुणनखंडन विधि से बताइए। तो आपसे पहले किस विधि से बताया था हमने? यूक्लिड विभाजन विधि से। अब यूक्लिड एल्गोरिथम से। अब किससे बता रहे हैं? अभाज्य गुणनखंडन से। तो ये अभाज्य गुणनखंडन कक्षा नंबर 8 में पढ़ा था हमने। कैसे पढ़ा था? देखिए, 6 के टुकड़े कीजिए। 6 में 2 का भाग 3 बार जा रहा है, 3 में 3 का भाग 1 बार जा रहा है। तो 6 के टुकड़े क्या हुए? 2 गुणा 3। 6 के टुकड़े 2 गुणा 3। 20 के टुकड़े कीजिए। 20 में 2 का भाग 10 बार, 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो 20 के टुकड़े क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो जितनी बार है वो उसकी घात लगा दीजिए। 3 नहीं है तो 3 के नीचे कॉलम खाली छोड़ दिया। बाकी जो 5 है वो 5 अलग लिखा। HCF। अब HCF कैसे ज्ञात करेंगे? आपको केवल एक बात देखनी है कि जो भी संख्या ढूंढे वो सभी में होनी चाहिए और घात सबसे छोटी होनी चाहिए। जैसे 2 में यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, तो 1 घात और 2 घात, तो छोटी क्या हुई?
2 की घात 1, 3 ऊपर है नीचे नहीं है, 5 नीचे है ऊपर नहीं है। मतलब HCF के लिए सबसे पहले तो वो संख्या सभी में होनी चाहिए और घात सबसे छोटी लेनी है। तो HCF में केवल 2 की घात 1 आएगा जो 2 के बराबर होगा। LCM क्या करेंगे, LCM में चाहे घात मतलब चाहे अंक दो सभी में हो या ना हो, इसमें उल्टा काम है। एक तो घात लेनी बड़ी और ऊपर से वो चाहे सभी में हो या ना हो फिर भी लेना है। तो 2 की तो घात बड़ी है 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, तो 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो HCF में छोटी घात लेकिन सभी में होनी चाहिए, LCM में बड़ी घात चाहे सभी में हो या ना हो तो भी आपको उठानी है वो। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, 6 का 20 से गुणा कीजिए 120, HCF 2 है, LCM 60 है, 60 का 2 से गुणा कीजिए वो भी 120। तो क्या देखा हमने, 2 संख्याओं का गुणा उनके HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो टिप्पणी क्या लिखी मैंने, HCF मतलब 2 संख्याओं का HCF गुणा 2 संख्याओं का LCM उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद है बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण नंबर 7, 96 और 404 का HCF और LCM बिल्कुल अभाज्य गुणनखंडन विधि से इसी तरह से करेंगे। तो पहले 96 को गुणनखंड, 96 में 2 का भाग जा रहा है। अच्छा 2 का भाग कैसे पता चले 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इकाई का अंक देखिए आप, इकाई का अंक अगर सम संख्या मतलब 0 2 4 6 8 है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो सम संख्या है, अन्यथा सम संख्या नहीं है, अन्यथा वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब आखिरी अंक सम संख्या होना जरूरी है। तो 96 में 2 का भाग 48 बार, 48 में 2 का भाग 24 बार, 24 में 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 2 देखिए 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार गुणा 3, तो 96 के टुकड़े क्या हुए, 2 की घात 5 गुणा 3। अब कीजिए 404 के टुकड़े, तो 404 में 2 का भाग जा रहा है, तो इकाई का अंक देखिए 4 है, इकाई का अंक सम संख्या है तो वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगी। तो 404 में 2 का भाग दिया 202 बार, 202 में 2 का भाग दो 101 बार, 101 में किसी और संख्या का जाएगा ही नहीं। फिर भी आप क्या करेंगे, 2 के बाद 3 मतलब अभाज्य संख्याओं को ही चेक करेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 मतलब इस तरह चेक करेंगे। भाज्य संख्या का चेक मत करना। अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 का देखा 3 का कैसे पता चला, अंकों को जोड़ा, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 3 के पहाड़े में 4 नहीं आता। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो वो 3 से विभाज्य है, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं है। तो आज हमने आपको 2 नई चीज़ें और बताई कि बगैर भाग दिए कैसे पता चले कि 2 का भाग जा रहा है नहीं और 3 का भाग जा रहा है या नहीं। तो अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो 3 से विभाज्य होगा, अन्यथा 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ 2 की घात 2 गुणा 101, तो 2 में देखो ऊपर भी है नीचे भी है, घात छोटी कौन सी है 2, तो 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करो 4 आ जाएगा। LCM में क्या करेंगे, बड़ी घात कौन सी है 5, 3 की घात बड़ी 1, 101 एक बार, तो ये आ गया 9696। लेकिन इस LCM को निकालने का एक तरीका और है हमारे पास। LCM को निकालने का एक तरीका और कौन सा है, इस सूत्र से देखिए, यहाँ से LCM निकालेंगे तो इस HCF को नीचे लाकर भाग दे दो, मतलब LCM बराबर A गुणा B बटा HCF, मतलब दोनों संख्याओं के गुणा में HCF का भाग दे दे तो भी हमें सीधा LCM प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं के गुणा में HCF का भाग दे दो, ये या का मतलब है दूसरा तरीका। तो A गुणा B कीजिए, यानी A गुणा B का मतलब है 96 गुणा 404 और HCF कितना है 4,
तो ये 96 गुणा 101 कीजिए, ये आ जाएगा 9696। तो ये एलसीएम अगर दोनों चीज़ें ज्ञात कराए, एचसीएफ भी ज्ञात कराए और एलसीएम भी ज्ञात कराए, तो हमें दो में से कोई एक विधि काम में लेनी है। अब देखिए आप, इसके बाद उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 भी यही सेम प्रोसीजर, 6, 72, 120 इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। तो 6 के टुकड़े, जैसे यहाँ पहले समझाए थे हमने, पीछे समझाए थे, जैसे यहाँ 6 के टुकड़े 2 गुणा 3, इसी तरह हमें वहाँ भी हमने सीधा लिखा है। यहाँ वैसे आपको सीधा नहीं लिखना है, आपको तो पूरा करके दिखाना है। 72 के टुकड़े किए 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, मतलब जैसे ये तो 8 आ गया, ये 9 आ गया, 8 नाम 72। 120 के टुकड़े 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, तो 8 3 24 पंजे 120। तो छोटी देखो 2 सभी में है, छोटी घात कौन सी है 1, 3 सभी में है 1 घात है, 5 सभी में नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो 2 3 6। एलसीएम देखिए, 2 की बड़ी घात 3, 3 की बड़ी घात 2, 5 की बड़ी घात 1, तो ये तो आ गया। 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को 3 से गुणा करो 9, 8 नाम 72, 72 बन जाए 360। अच्छा यहाँ देखिए, 3 संख्याओं का गुणा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर नहीं होता। तो ये टिप्पणी याद रखिए, 3 संख्याओं का एचसीएफ गुणा 3 संख्याओं का एलसीएम उन तीनों के गुणनफल के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये नियम लगता है 2 संख्याओं में, 2 संख्याओं के एचसीएफ गुणा 2 संख्याओं का एलसीएम बराबर उन दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये बात हम सिद्ध भी करेंगे, जो ये हमने पहले लिखा हुआ है ये बात हम सिद्ध भी करेंगे। कहाँ? 1.2 में करेंगे। तो यहाँ तक आपके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1.2। तो 1.2 में क्या है, सबसे पहला जो सवाल है उस सवाल में क्या बोल रखा है हमें कि इनको अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त कीजिए। तो ये काम हमें पहले भी आता था कक्षा नंबर 8 में भी, अब इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। 140 देखिए, इकाई का अंक क्या है 0, तो 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। 140 में 2 का भाग गया 70 बार, 70 में 2 का भाग गया 35 बार। अब 35 में देखिए 2 का जन नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों को जोड़ा तो 8 आया, 3 और 5 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। 2 और 3 के बाद चेक करेंगे 5 को, तो 5 का भाग कब, 5 के विभाजकता का नियम क्या है, इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक यदि 0 या 5 है किसी भी संख्या का, तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 35 में 5 का भाग गया 7 बार और 7 में 7 का भाग गया 1 बार। तो 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अब आ जाओ 156 पर। 156 में 2 का भाग 78 बार, अब 78 में 2 का भाग दीजिए 39 बार। 39 में देखिए 9 और 3 12, अंकों का योग 12 हो रहा है, तो 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। 39 में 3 का भाग 13 बार, और 13 खुद अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में तो या तो 1 का जाएगा या स्वयं का जाएगा, तो 13 का भाग दीजिए 1 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। अब तीसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। 3825, अंकों को जोड़ो, 5 2 7 और 8 15 और 3 18। तो अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा 1275। 1275 में 3 का भाग दीजिए 425। अब 425 में 5 2 7 और 4 11, 11 में तो 3 का भाग नहीं जाता, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5। तो 425 में 5 का भाग दीजिए 85, 85 में 5 का भाग दीजिए तो वो आ जाएगा 17, और 17 में 17 का भाग दिया तो 1। 3 2 बार, 5 2 बार और 17 1 बार। तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा देखिए 5005।
तो सबसे पहले हमने 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, तो 5 ट्राई किया, 5 का तो जाएगा ही जाएगा। 5000 में 5 का भाग दिया तो 1001। अब 1001 में न 2 का जा रहा है, न 3 का जा रहा है, न 5 का जा रहा है। तो 5 से अगली भाज्य संख्या कौन सी है? 7। तो सही 7 का ट्राई कीजिए। तो हमने देखा 7 का पूरा पूरा जा रहा है, तो 1001 में 7 का भाग दिया तो क्या आया? 143। अब 143 में 2, 3, 5, 7 किसी का नहीं जा रहा, तो 7 से आगे आता 11। तो 11 की भाजकता का नियम भी अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप याद रख सकें, सबसे पहले विषम अंकों का टोटल कीजिए। विषम अंकों का, पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, किसी का भी। तो विषम अंकों का टोटल किया तो यह आया 4। सम अंक का टोटल किया तो 4। तो विषम अंक के टोटल में से सम अंक का टोटल घटा दिया, और घटाने के पश्चात यदि 0, 11, 22, 33 यानी 11 का पहाड़ आ जाए तो वो संख्या पूरी तरह 11 से भाज्य होगी। दोबारा सुनिए कि विषम अंकों का टोटल, फिर सम अंकों का टोटल, फिर इन दोनों का अंतर निकालो। यदि अंतर 0, 11, 22, 33 इनमें से कोई मतलब 11 के पहाड़े में आ जाए या 0 आ जाए तो उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 143 में 11 का भाग गया 13 बार, 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार, तो ये आ गया 5 × 7 × 11 × 13। इसके तत्पश्चात 5वें पर आ जाइए, 7429। तो अंकों का योग देखिए, 9, 2, 11, 4, 15, 7, 22। तो 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, 5 भी नहीं जाएगा क्योंकि इका एक अंक 5 नहीं, 0 या 5 नहीं है। 7, 11, 13 का भी नहीं जा रहा, तो 7, 11, 13 का भी नहीं जा रहा, तो 17 का ट्राई करेंगे। 74 से 29 में 17 का भाग दिया तो 437 बार जाएगा। 437 में 19 का भाग दो तो 23 बार जाएगा, और 23 में 23 का भाग दिया तो 1 बार आएगा। तो ये आ गया 17 × 19 × 23। तो ये पहले क्वेश्चन के 5 भाग थे। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 संख्या दी जा रही है, उन दोनों संख्याओं का, जैसे हमने पहले निकाला HCF और LCM जो निकाला था, पहले तो उनका HCF और LCM निकालिए, फिर ये सिद्ध कीजिए कि HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए 26 टुकड़े कीजिए, 2 × 13, बिल्कुल इसी तरह करना है आपको, वो भी यहाँ दिखा देना आप। तो 26 के टुकड़े 2 × 13, 91 के टुकड़े 13 × 7, कॉमन क्या आया 13, छोटी घात 1 ही है तो HCF तो 13 आ जाएगा। LCM 2 × 7 × 13, तो क्या आ गया 182। HCF को LCM से गुणा करो, यानी 13 × 182, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। अब दोनों संख्याओं का गुणा करो, 26 और 91 का, वो भी 2366। तो यहाँ हमने फिर क्या सिद्ध किया कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान HCF और LCM के गुणनफल के, दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आएगा। इसी तरह ये है दूसरे का सेकंड। इसमें भी सेम काम करना है हमें। क्या काम करना है कि 510 के टुकड़े कीजिए, 2 × 3 × 5 × 17, 92 के टुकड़े कीजिए, तो 2 के नीचे 2 बड़ा लिखा है, 23 कहीं भी नहीं था तो 23 को अलग लिख दिया हमने। तो HCF क्या 2 की 1 घात है, ऊपर 2 घात है नीचे, तो छोटी घात तो 1 ही है। 3 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, और 23 भी दोनों में नहीं है। तो जो दोनों में नहीं है वो छोड़ दो, मतलब जो सभी में नहीं है। LCM सारे लेना है LCM में, मतलब 2 भी, और बड़ी घात कौन सी है 2 × 3 × 5 × 17 × 23, तो वो आ जाएगा 23460। तो इन दोनों का गुणा करो HCF LCM, तो 2 से उसका गुणा करो और दोनों संख्याओं का गुणा करो, तो देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो HCF × LCM दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। इसके बाद करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद
दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है। हमें 336 के टुकड़े करने हैं। तो 336 में देखिए इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 6 है, सॉरी इकाई का अंक 6 है, तो उसमें 2 का भाग जरूर जाएगा। तो 336 में 2 का भाग गया 168 बार, 168 में 2 का भाग गया 84 बार, 84 में 2 का भाग गया 42 बार, 42 में 2 का भाग गया 21 बार, 21 में 3 का भाग गया 7 बार, और 7 में 7 का भाग एक बार चला जाएगा। तो देखिए 2 है, 1 2 3 4, 2 4 बार गुना है, 2 का 4, 3 एक बार, 7 भी एक बार। 54, 2 का भाग 27 बार, 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। तो 54 में 2 गुणा 3 की घात 3 आ जाएगा। HCF के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, छोटी घात देखिए 2 की, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो 2 की घात 1, 3 की घात भी 1, तो 2 तिया 6। LCM 2 4 बार, 3 3 बार, तो 2 को 4 बार गुना कीजिए 16, गुना 3 को 3 बार 27, गुना 7, तो ये आ जाएगा 3024। इन दोनों में गुणा करो 6 का 3024 से, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 का 0 से गया 0, वो 1 लग गई, 6 तिया 18। अब 336 का 54 से गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा 1844। तो ये दोनों बराबर आ गए, तो हम कह सकते हैं कि HCF और LCM का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह अब तक तो हमें 2 संख्या दी हुई थी, अब हमें संख्याएं दी हुई है 3। तो जैसे 12, बिल्कुल इसी तरह टुकड़े करने हमें, यहां हमने सीधा लिख दिया, वहां पेपर में आ जाए तो आप सीधा करने की बजाय पूरा काम कीजिए। तो 12 को 2 की घात 2 गुणा 3 लिख दिया, 15 को 3 बजे 15 होता है, और 21 को 3 सत्तर 21। तो जो सभी में है, सभी का मतलब जो कॉमन है, कॉमन संख्या है 3। अभाज्य गुणनखंड कौन सा कॉमन है? 3 है। तो 3 HCF LCM में 2 की घात 2, 3 की बड़ी घात 1 है, 5 की 1 है, 7 की भी 1 है, तो यह आ जाएगा 420। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया है, 17, 23 और 29। अब तीनों को ध्यान से देखिए, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में 17 को 1 गुणा 17, 23 को 1 गुणा 23, 29 को 1 गुणा 29। तो कुछ और तो कॉमन मिला ही नहीं हमें, तो कॉमन क्या मिला? 1। तो यदि किसी भी सवाल में सारी संख्याएं अभाज्य संख्या हो और HCF निकलवाया जाए तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो HCF क्या आ गया? 1। LCM क्या आ जाएगा? 1 तो है ही, 17 गुणा 23 गुणा 29, इन सभी का गुणा कर दीजिए, 11 339 आपका आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड है, 8 के टुकड़े कीजिए, 8 के टुकड़े 2 की घात 3 आ जाएंगे, मतलब 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। 9 के टुकड़े कीजिए तो 3 की घात 2, 25 के टुकड़े कीजिए 5 की घात 2, तो इन तीनों में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो HCF तो हो जाएगा 1, और LCM 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, मतलब जो बड़ी घात है चाहे सभी में हो या ना हो, अपने को तो लेना ही लेना है। तो ये 8, ये 9, ये 25, ये आ गया 1800। अब चौथा क्वेश्चन से पहले एक बार और जो यहां पहले 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बिल्कुल एग्जाम्पल 5 की तरह है, वहां था 4 की घात n, यहां है 6 की घात n। संख्याओं 6 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 हो, ऐसा तभी संभव है जब उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, या यूं कह दो कि उसके जब गुणनखंड करें तो उसमें 5 जरूर आना चाहिए। तो देखिए, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो जाती है तो वह 5 से विभाज्य होनी चाहिए, मतलब 5 तो उसके अभाज्य गुणनखंड में होना ही चाहिए।
अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 के टुकड़े करो तो 2 गुणा 3, अब ये घात 2 को भी दे दो और 3 को भी दे दो। क्योंकि जब आपके सामने मतलब प्रसाद लेने वाले एक से ज्यादा खड़े हैं तो आप सभी को दोगे, तो ये प्रसाद का मतलब यह घात है, मतलब ये 2 को भी दे दो और 3 को भी दे दो, तो 2 की घात n गुणा 3 की घात n। इसी कारण 6 की घात n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या या तो 2 है या 3 है, मतलब 5 नहीं है। अपना मतलब है 5 से। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की घात n के गुणनखंडन में 2, 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। और जब है ही नहीं तो हमें लिखना है, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो आप तो ये बात याद रखेंगे, यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है तो वो शून्य पर समाप्त होगी, और 5 नहीं आ रहा तो अब शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल 5 और क्वेश्चन 5 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा हो गया, 5वां हो गया। अब देखिए आप चौथा, एचसीएफ दिया हुआ है 2 संख्याओं का और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभी मैंने जो बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एचसीएफ लिखो, फिर एलसीएम लिखो, फिर दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए। तो एचसीएफ अपने पास क्या था 9, एलसीएम याद करना है, संख्याएं लिख दीजिए। अब यहां से 9 को उठाइए, पक्षांतरण कीजिए। तो गुणा का पक्षांतरण होता है भाग, भाग का पक्षांतरण होता है गुणा, प्लस का पक्षांतरण माइनस और माइनस का पक्षांतरण प्लस। तो हमने हमारे पास क्या है गुणा, गुणा का पक्षांतरण क्या हो जाएगा भाग। अब 9 से 306 को काटकर काटिए, 9 तिया 27, 9 चौक 36। अब 34 का 657 से गुणा कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 34 सत्ते 268, 26 हासिल, 34 पंजे 170 और 34 छिक 204। तो 34 सत्ते 238 तो 23 हासिल आ गई। 34 पंजे 170 और 23 193, 19 हासिल, 34 छिक 204 और 19 223। तो इस तरह ये आपका गुणा हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 22,338। मतलब आपको अगर ऐसे कोई सवाल मिल जाए तो आप एलसीएम निकाल के नहीं दिखाएंगे, उसको इस तरह इस सूत्र की मदद से हल करके दिखाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो ये 7 गुणा 11 गुणा 13 ये पूरी एक संख्या है। तो आप ध्यान से देखिए इन दोनों में, तो इसमें भी और इसमें भी। तो 13 कॉमन है, यहां और यहां 13 कॉमन लीजिए। कॉमन का दूसरा नाम होता है भाग देना। तो 13 इसमें भी है इसमें भी है, तो 13 कॉमन ले लिया। अब 13 इस ये जो अंडरलाइन है इसमें 13 का भाग दिया हमने, तो 7 गुणा 11 बच गए, 11 सत्ते 77 बच जाएगा। और यहाँ 13 का भाग दिया तो 1 बच गया। तो मतलब यहाँ दिया तो 7 गुणा 11, यहाँ 13 का भाग दिया तो 1 बच गया। 11 सत्ते 77, 77 और 1 78, 78 के टुकड़े कीजिए। 2 गुणा 3 गुणा 13, तो 13 तो आ गया 2 बार। तो देखिए 13 गुणा 78 जो संख्या है उसमें 1 का भी भाग जा रहा है स्वयं चर, या फिर आप भाग दे लीजिए। 13 8 104 हासिल 10, 13 7 91 और 10 101। अब 1014 इसमें 1 का भी जा रहा है, 1014 भी जा रहा है, इसके अलावा 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 13 का भी जा रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग चला जाए। 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी का भाग चला जाए तो वो भाज्य संख्या होती है। तो यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 1 में स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग जा रहा है। किस किस का जा रहा है आप लिख भी सकते हो, 2 3 और 13।
तो इसलिए ये हो गई भाज्य संख्या। सेम देखिए, ये भी एक पूरी संख्या है और ये अलग संख्या है। तो इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें देखिए, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में 5 का भाग दिया तो 1 आ जाएगा। तो गुणा कीजिए, 2 3 6 चौक 24 6 144, 144 का 7 से गुणा कीजिए तो 1008, 1008 प्लस 1 1009, और 1009 का 5 से गुणा किया तो 5 नाम 45 और 5 ढाई 50। अब 5045 में एक का भी जा रहा है, 5045 का भी जा रहा है, इसके अलावा किसका जा रहा है, 5 और 1009 का। अन्य संख्याओं का भाग कौन कौन सी का, 5 और 1009 का, मतलब 1 का भी जा रहा है, 5045 का भी जा रहा है, इसके अलावा 5 का भी जा रहा है और 1009 का भी जा रहा है। तो ये भी सेम प्रोसीजर, ये भी इसी तरह ये भाज्य संख्या है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप एक बात सोचिए कि एक बंदा यहां से चला, यहां आ गया 18 मिनट में, एक आया 12 मिनट में, तो ये तो तय है कि वो 18 और 12 के बाद ही मिलेंगे। तो जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि जब हम कम से ज्यादा पर पहुंचेंगे तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, और ज्यादा से कम पर आएंगे तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इसलिए क्योंकि 18 और 12 से कम समय में तो वो मिलेंगे नहीं, तो इससे ज्यादा में मिलेंगे, तो ज्यादा के लिए हमारे पास एक ही तरीका वो है एलसीएम। तो ये हमने क्या लिखा, यह ज्ञात करने के लिए हमें 18, 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो 18 के टुकड़े देखो, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, तो 2 1 बार और 3 2 बार आ गया। 12 के टुकड़े कीजिए, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार गया। तो ये आ गया 2 की घात 2 गुणा 3। तो देखो 2 की बड़ी घात है 2, 3 की बड़ी घात है 2, तो 2 की भी 2 घात है और 3 की 2 घात है, तो 2 की घात 2 तो हो गई 4 और 3 की घात 2 हो गई 9, तो 4 नाम 36, अर्थात वे दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये याद रखेंगे कि ज्यादा से कम पर एचसीएफ और कम से ज्यादा पर एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपकी कंप्लीट हुई 1.2। अगले वीडियो में मिलेंगे तो 1.3 से संबंधित चर्चा करेंगे। आपके कमेंट, सुझाव, विचार आमंत्रित हैं, और आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।